स्वागत है एक नए वीडियो में। बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम 2024 के लिए एडिटोरिया के वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आ गया है। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। इसमें कुल 15 सेट दिया हुआ है। एक एक सेट प्रत्येक दिन हम लेकर आएंगे। दिया हुआ 150 प्रश्नों का सेट है जिसका फुल सॉल्यूशन किया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी का काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। आप इसे एक बार जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट के पहला प्रश्न, 6.5 pH मान वाले 1 बिलियन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 6.5 pH मान वाले 1 बिलियन में HCl के कुछ बूंदें मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसका आंसर हो जाएगा ए, बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान घट जाएगा। HCl का जो pH मान होता है वो काफ़ी कम होता है और 6.5 pH मान वाले पहले ही बिलियन है जो अम्लीय है, तो और अम्लीय हो जाएगा और pH मान जो होगा वो घट जाएगा। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? 6 होता है। नींबू का अगर pH मान पूछा जाए तो 2.2 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। और कई बार पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH के होल ट्वाइस के, उसका होता है 10.5। ये कई बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा रंग में परिवर्तन भी हो सकता है, किसी गैस का बनना भी हो सकता है, उष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन भी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ कई घटनाएं होती है। रंग में परिवर्तन, गैसों में उत्सर्जन, उष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अगर नायलॉन की बात करते हैं तो क्या है, ये फाइबर है। पीवीसी की बात करते हैं तो थर्मोप्लास्टिक है। और बेकेलाइट की अगर बात कर देते हैं तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। आंसर जो हमारे पास निकल कर आ गया वो हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या, विद्युत शक्ति का। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वाट विद्युत शक्ति का है। और वोल्ट किसका है, तो यह है विद्युत विभव का। किसका, विद्युत विभव का। अगर एम्पियर की बात करें तो ये किसका है, विद्युत धारा का। किसका, विद्युत धारा का। और जूल जो है कार्य एवं ऊर्जा का, कार्य एवं ऊर्जा का ये यूनिट है। विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट वाट और जूल कार्य एवं ऊर्जा के। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, हरगोविंद खुराना को। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नोरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा किए गए अनुसंधान से यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिकाओं के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कब मिला था, 1968 में। इनके साथ 2 लोगों को और मिला था। अगला है जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जीवित जीवों के मृत अवशेष से। जीवाश्म ईंधन का निर्माण लाखों वर्ष पहले जीवित जीवों के मृत अवशेषों से हुआ था। नेक्स्ट है एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है। सही आंसर हो जाएगा डी, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोगी होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुपात घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक, टोड इत्यादि। ये सब उभयचर हैं। मशरूम में पाए जाने वाला पोषण का साधन खालिस्तान है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पोषण मशरूम में पोषण का तरीका है। जीव जो मर जाते हैं और कार्बनिक पदार्थों का क्षय करते हैं उनका उपयोग मृतोपजीवी पोषण के भोजन के रूप में किया जाता है। इसलिए मशरूम अपने भोजन के लिए मृत और सड़े गले जैसे कुछ अन्य अवयवों पर आधारित मृतोपजीवी होते हैं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी कब चल सकती है, आंसर हो जाएगा बी, शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शीतकाल में तीव्र गति चलती है और ग्रीष्म काल में क्या करती है, धीरे चलती है।
ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एम.एन. साहा की। आयनीकरण का सिद्धांत सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा ने प्रतिपादित किया था। सी.वी. रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव यानी क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन एवं खोज के लिए जाता है और एम.एन. साहा को ऊष्मीय आयनन सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है श्यानता यानी विस्कोसिटी कहलाता है। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में शीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली किस तरल पदार्थ कहलाता है। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, साइटोप्लाज्मा। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ साइटोप्लाज्मा कहलाता है। कोशिका द्रव में कोशिकाओं के विभिन्न अन्य घटक या अंगक मौजूद होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम आदि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम हेनरी ब्रैग। ब्रिटिश भौतिक एवं रसायन विज्ञानी विलियम हेनरी ब्रैग ने 1915 और भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया। अपने पुत्र के सहयोग से इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का विकास किया तथा यह इस यंत्र की सहायता से परमाणुओं और क्रिस्टलों के विन्यासों को भी स्पष्ट किया। नेक्स्ट है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है एक सितार में और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अप्रमागी एवं अनुप्रस्थ। जब दो सर्वसम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती है तो माध्यम में जो तरंग पैटर्न बनता है उसे अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरमापी की तार का सितार या गिटार के तारे में। किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना होता है। आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे यानी इंफ्रारेड वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनका तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक्स किरणें की। ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अगर क्रम की बात करते हैं तो रेडियो तरंग से ज़्यादा माइक्रोवेव, उससे ज़्यादा अवरक्त विकिरण, उससे ज़्यादा दृश्य प्रकाश, उससे ज़्यादा परावैंगनिक विकिरण, उससे ज़्यादा एक्स किरणें, उससे ज़्यादा गामा किरणें। और स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में से एक्स किरणों की ऊर्जा अधिकतम होगी। सही आंसर हो जाएगा डी। ओजोन अणु की कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई अबंध कितने होते हैं ओजोन में। तो ओजोन जो होता है क्या है ओ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से बना हुआ ओ होता है। तो डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। यानी O3 में 2 सिग्मा और 1 पाई अबंध पाए जाते हैं। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह क्या इंगित करता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धारा का रासायनिक प्रभाव। किसी संवाहक विलयन के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कारण बनता है। जब किसी संवाहक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है और इसका आंसर हो जाएगा ए, एल्वियोली में। एल्वियोली वे होते हैं जहां फेफड़े एवं रक्त श्वसन प्रणाली के दौरान ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। वायु से सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन एल्वियोली से होकर रक्त में जाती है तथा यहाँ से पूरे शरीर के ऊतकों तक पहुँचती है। निम्नलिखित में कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नासिका। स्वस्थ मनुष्य सामान्य रूप से अपनी नाक के माध्यम से सांस लेते हैं। जहाँ तक कि हमारे शरीर की बनावट मुंह द्वारा श्वसन का
प्रतिरोध करती है। नासिका श्वसन की प्रमुख कार्यात्मक भूमिका फेफड़ों के आंतरिक वातावरण को बनाए रखने के लिए वायु में उपस्थित अशुद्धियों एवं बाहरी कणों से बचाव करता है। तो आंसर हो जाएगा सी। मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। उपरोक्त विशेषताओं में कौन सा संयोजन रेगिस्तानी पौधों की विशेषता है, हमें ये देखना है। आइए देखते हैं। वे बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं, ये गलत है। इनकी पत्तियां सदैव चौड़ी एवं चपटी होती है, ये गलत है। वे बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है, ये भी सही है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी, थर्ड और फोर्थ सही है। अधिकांश रेगिस्तानी पौधों की जड़ें पानी सोखने के लिए मिट्टी की बहुत गहराई तक जाती है। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कांसा में। पीतल से 68 से 71% तक तांबा का तथा शेष जस्ता उपस्थित होता है। पीतल में 68 से 70% तांबा तथा शेष जस्ता उपस्थित होता है। कांसे में 88% तांबा जबकि 12% टीन उपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है। गन मेटल में 85% तांबा, 10% टीन तथा 5% जिंक उपस्थित होता है। आंसर हमारे पास हो जाएगा कांसा में। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक की उपाधि किसे दी गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेगर जॉन मेडर को। ग्रेगर जॉन मेडर को आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ये पौधे के प्रजनन और संकरण पर उनका शोध किए थे, जिसने जीवित जीवों में वंशानुक्रम के नियमों के अध्ययन में उनकी मदद की। पुष्प के केंद्र के भाग को खाली स्थान कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, अस्त्री केसर। क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अस्त्री केसर। पुष्प के केंद्र के भाग को अस्त्री केसर कहते हैं। अस्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग है। अस्त्री केसर का कार्य पराग प्राप्त करना और बीज उत्पन्न करना है। अंडाशय अक्सर एक लंबी वर्तिका को सहारा देता है, जिसके ऊपर एक वर्तिकाग्र होता है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीतल महाजन। भारतीय स्काई ड्राइवर शीतल महाजन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से एक हेलीकॉप्टर से छलांग लगा नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसा करने वाली वह पहली महिला बन गई है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एवं पीवी नरसिंहा राव तथा हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया जाएगा। अब तक टोटल कितने भारत रत्न सम्मानित हो चुके हैं, तो 53 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। कितना टोटल 53, और ये 1954 से शुरू हुआ है देने के लिए। नेक्स्ट है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई। आंसर हो जाएगा डी, A+B दोनों, स्वामी राम भद्राचार्य को और गुलजार, इन दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्रिस्टीना पिस्जकोवा। 9 मार्च 2024 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्जकोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब दिया गया। इस प्रतियोगिता के फर्स्ट रनअप लेबनान की यास्मीना जाइटोन रही, और ये भारत में हुआ है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर तेज कहाँ आयोजित किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11 रूल फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, और ये नंबर से है तो लगभग ज़्यादा चांस है ये चेतन भगत का है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेतन भगत की ये नई बुक है 11 रूल्स ऑफ लाइफ। अगर हम बात करते हैं मार्गरेट एटवुड की कौन सी बुक है, तो वो बुक है 14 डेज। क्या है, 14 डेज है। अगर ली कोनेन की अगर हम बात करते हैं तो इनकी बुक है कीप योर फ्रेंड्स क्लोज। और रघुराम जी राजन की अगर हम बात करें तो इनकी बुक है ब्रेकिंग द मोल्ड
रिमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर, और ये रोहित लांबा के साथ लिखे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा ए, नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मेदांता कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन मेदांता अस्पताल ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कोसियावा को। नालंदा के कंगरसराय के कोसियामा ग्राम पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। सुरसंड सीतामढ़ी की बगड़ी ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए चुना गया है। और दीनदयाल उपाध्याय पंचायत अधिकारिता पुरस्कार के लिए केवल एक जिला परिषद नालंदा का चयन किया गया है। अगला है, 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना PMGDY के तहत लाभार्थियों को अधिकतम संख्या रही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की संख्या के मामले में बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु अग्रणी 3 राज्य रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी। 36 वर्षीय लियोनेल मेसी ने पेरिस के थिएटर डू चैटले में अपना 8वां बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता है। मेसी ने यह ट्रॉफी अर्जेंटीना के दिवंगत दिग्गज डिएगो माराडोना को समर्पित किया है। मेसी 36 साल के हैं और उन्होंने 2009 में अपना पहला बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता था। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर होगा बी, MS धोनी को। देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने बैंक के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। SBI की स्थापना कब हुई है? तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को, एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्यक्रम था, जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया। इसमें गांधी जी द्वारा साबरमती से कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा पर अरब सागर के तटवर्ती शहर दांडी में पहुंचकर नमक कानून को भंग किया। और ये यात्रा कितने दिन चला? तो ये 24 दिन तक चला। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्त खान को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वे सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन के मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास ही था। निम्नलिखित में कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ए, रहनुमाई माजदायान सभा। रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना जो है 1 अगस्त 1851 को दादा भाई नौरोजी ने बम्बई में किया था। और मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां, खुदाई खिदमतगार के अब्दुल गफ्फार खां और सोशल सर्विस लीग का श्री नारायण मल्हार जोशी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1927 ईस्वी में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में पुणे में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, HD देवगौड़ा के समय। गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन भारत का विदेश नीति में मील का पत्थर माना जाता है। इसका प्रतिपादन देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल ने 1996 में किया था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विनय पिटक में। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते हैं। और संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक 240 से 80 के करीब श्री गुप्त एवं अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। अगला है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकिसा स्तंभ। संकिसा मौर्य स्तंभ के ऊपर एक बड़े हाथी की मूर्ति स्थापित है। संकिसा भारत का एक प्राचीन शहर था। अब यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उल्लेखनीय है कि वे वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे हैं। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में देखना है, पहले ये 4 कथन है और इसी में से चुनना है। प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों की चर्चा, स्तंभ लेखों के अध्ययन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4 सही है। पांडुलिपियों का महत्व बताता है। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोदी। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने कब किया था? तो 1451 ईस्वी में किया था। और इस वंश का शासनकाल 1451 से चला था 1526 ईस्वी तक। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित हुआ था। और इसका आंसर हो जाएगा बी, बलबन का मकबरा। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था और स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वही अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व जो है वो भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कारक था। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान थे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए। तो आइए चुनते हैं। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन की द्वितीय युद्ध। तो 1192 में जो है वो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई। कब हुई? 1296 ईस्वी में। अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलूग खान मोहम्मद बिन तुगलक की सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या जो हुई है वो कब हुई? तो 1325 ईस्वी का में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो राजधानी और स्थानांतरण कब किया था? तो 1325 से 51 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया था। तो इसका जो सही आंसर कालक्रम होगा तो वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव कौन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है।
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य ही है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, और यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा भारतीय संविधान को बनाने में। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 359। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में करते हैं, तो अनुच्छेद 19 के तहत उल्लेखित सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 में है, जबकि अनुच्छेद 359 में अन्य मूल अधिकारों के निलंबन, अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर यह है 359 में। तो आंसर जो हमारे पास होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 359। भारत के प्रधानमंत्री, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। अगला है सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपसौर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा की परिक्रमा करती है, इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी में परिवर्तन होते रहता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी की स्थिति को उपसौर कहते हैं, और ये कब होता है, ये होता है 3 जनवरी के दिन। कब होता है, 3 जनवरी के दिन। और उपसौर के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच 14.71 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी की स्थिति को क्या कहते हैं, तो ये अपसौर कहते हैं। सर्वाधिक जो होता है ये दूरी को कहते हैं अपसौर, और ये कब होता है, तो ये 4 जुलाई के दिन होता है। इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी होता है वो कितना होता है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम के साथ लगती है 267 किलोमीटर। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ जनजातीय समूह है और एक तरफ देश है। अगर हम यहूदी की बात करें तो यहूदी सबसे ज़्यादा कहाँ, इजराइल में। टेढ़ा की बात करें तो ये है कहाँ, तो ये लीबिया में है। बेजा की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा मिस्र में है, और लूर की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये ईरान में है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं, और इसके सही आंसर हो जाएगा बी, पच्छाव कपासी। पच्छाव कपासी मेघ आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। पच्छाव मेघ पंछी के पंख के समान दिखाई पड़ता है। इस मेघ में हिमकरण होती है, जिसे मोतियों की माला कहा जाता है। चक्रवातों के आगमन से पूर्व आकाश में पच्छाव मेघ देखने को मिलता है। कपासी मेघ में विषुवत रेखीय प्रदेश में वर्षा होती है। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियो65 को घटते हुए क्रम में सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी तक को करना है। तो गोदावरी की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 1465 किलोमीटर। अगर हम कृष्णा की बात करें तो इसकी लंबाई जो है ये 1400 किलोमीटर है। नर्मदा की अगर हम बात करें तो ये कितना है, 1312 किलोमीटर। अब महानदी का कितना है, 851 किलोमीटर। अब आप देख लीजिए कि सबसे लंबी कौन है और सबसे छोटी कौन सा है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील पर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 समुद्री मील तक, लगभग 21.9 किलोमीटर। भारत की क्षेत्रीय यानी प्रादेशिक सीमा अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है। इन सीमाओं में राज्यों की संप्रभुता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कंचनजंगा लघु हिमालय।
लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नाग टिब्बा तथा नेपाल में महाभारत रेंज कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। केटू या गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई है? तो यह हुई है जुलाई 1964 ईस्वी में। वर्ष 2004 में इसका हस्तांतरण वाणिज्यिक बैंकिंग कंपनी के रूप में किया गया है। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्यात आयात बैंक को। नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में की गई थी। यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं राज्य भूमि विकास बैंकों आदि को कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु प्रदत्त ऋणों को पुनर्वित्तीय करता है। निर्यात आयात बैंकों पुनर्वित्तीयन से इसका कोई संबंध नहीं है। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनियन बजट 1992-93। भारत सरकार द्वारा मार्च 1992 में सी रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में 1992-93 के बजट में इसकी घोषणा की। इसके बाद आरबीआई द्वारा इसे लागू किया गया। तब विकल्प जो है ये सी सही हो जाएगा। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्द्रभूमि संरक्षण से। 1971 में ईरान के रामसर शहर में रामसर सम्मेलन पे हस्ताक्षर किया गया था। सुंदरबन आर्द्रभूमि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है और हिमाचल प्रदेश के जो रेणुका आर्द्रभूमि भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि है। आर्द्रभूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था, इसलिए इसे आर्द्रभूमि पर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो क्लोरोमाइसोटीन टाइफाइड नाशी है, बिल्कुल सही। क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी है, ये भी सही है। क्विनीन मलेरिया रोधी है, ये भी सही है। एस्प्रिन निषेचन ये गलत है। ये जो है क्या है? दर्द निवारक है। क्या है? दर्द निवारक है। तो आंसर हो जाएगा डी, बेसल कन्वेंशन प्रदान करता है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के पारगमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश। जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। अगला है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहाँ का जो मुद्रा है वो क्या है? वो है डोंग। और लुसाका कहाँ की राजधानी है? तो ये जाम्बिया के है और यहाँ का मुद्रा जो है वो क्या है? क्वाचा है। अगर हम बात करते हैं इसका, तो अगर हम बात करते हैं कराकास, कराकास कहाँ की राजधानी है? ये वेनेजुएला का। क्या है? वेनेजुएला का। और यहाँ का मुद्रा जो है वेनेजुएला के क्या है? बोलीवर। मुद्रा क्या है? ये है बोलीवर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डेल्टा कंपनी के कमांडर थे, जिन्होंने 1947 में भारत पाक संघर्ष में हिस्सा लिया था। उन्हें भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। परमवीर चक्र पाने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा स्वीकार किए गए बैडमिंटन के खेल के लिए सार्वभौमिक शासी निकाय है और इसकी स्थापना 1934 में 9 सदस्य देश कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन IF के रूप में हुई। 2006 में सम्मेलन का नाम बदलकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिखर धवन। शिखर धवन क्रिकेट में इनको कभी भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। सचिन तेंदुलकर पहले क्रिकेटर और प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले 8वें
खिलाड़ी थे। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों में इस पुरस्कार में MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा सम्मानित किया जा चुका है। इस पुरस्कार के विजेता को 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न मैथ से है। x का वह सबसे छोटा मान ज्ञात करें ताकि 517x 324 12 से विभाज्य हो। अब 12 से विभाज्य होने का मतलब है 3 और 4 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। तो आइए जोड़ते हैं। 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 22 + x। अब x का संभावित मान क्या हो सकता है? x का जो 22 + x आया है 3 से विभाज्य भी होना चाहिए ये। तो संभावित मान जो होगा वो होगा 2, 5 और 8 होगा। और x के सबसे छोटा मान कौन होगा? तो 2 है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि व्यंजक 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 से 100 पदों तक का मान क्या होगा? तो 1 - 2 बराबर -1 होता है। 3 - 4 अगर करते हैं तो -1 होता है। आगे भी इसी तरह अगर देखेंगे तो कुल कितने पद हो जाएंगे? 50 पद हो जाएंगे। यहाँ 100 पदों का निकालना है, यहाँ 50 पद हो जाएंगे। तो हो जाएगा 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो आएगा 50 आ रहा था एक का, तो 50 गुना -1 = कितना हो जाएगा? -50। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है 22 और 16 के व्युत्क्रम का लघुत्तम समवर्त LCM ज्ञात कीजिए। तो 22 और 16 का व्युत्क्रम क्या क्या होगा? तो 1/22 होगा और 1/16 होगा। इसका हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। और अगर इस तरह के PYQ के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो, तो LCM कैसे निकालते हैं? तो अंश को क्या करते हैं? लसा निकालते हैं और हर को क्या करते हैं? मसा निकालते हैं। LCM ऊपर वाला को निकालते हैं, नीचे वाला को CF निकालते हैं। अगर ऊपर वाला को LCM करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। और नीचे का करेंगे CF तो ये आएगा 2। आंसर हो जाएगा 1/2 ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 7x + y अनुपात 7x - y बराबर 7:2 हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा? तो योगांतर अनुपात का उपयोग इसमें करेंगे। किसे? 7x + y + 7x - y बटा 7x + y - 7x + y बराबर कितना दिया हुआ है? ये ऊपर वाला को जोड़ रहे हैं तो 7 + 2 बटा 7 - 2। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे ये हो जाएगा 9/5। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 14/x बटा 2y बराबर 9/5। तो 7x बटा y बराबर हो जाएगा 9/5। x बटा y बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 9/35। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यदि 3x² और 4xy का तृतीयानुपाती 48 है तो y का धनात्मक मान ज्ञात करें। 3x² और 4xy का तृतीयानुपाती अनुपात क्या हो जाएगा? तो दिया हुआ है यहाँ पर 48। ये सोल्व करते हैं। 4xy + 4xy बटा 3x² ये तृतीयानुपाती होता है, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 48। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y² बटा 3 बराबर 3, y² बराबर 9। तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो y बराबर हो जाएगा 3। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा सी। दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:1 के अनुपात में है और उसकी ऊंचाई 5:2 के अनुपात में है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। अगर मान लिया कि अनुपात की अगर हम बात करें आरंभिक और अंतिम की, आरंभिक का हो जाएगा कितना? 2 के स्क्वायर गुना 5 यानी 2 दूनी 4 5 20 हो जाएगा। और अंतिम का कितना हो जाएगा? अंतिम का हो जाएगा 1 के स्क्वायर इंटू ऊंचाई 2 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2। तो अनुपात की बात करें तो 20/2 यानी 10/1 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास है वो होगा सी। नेक्स्ट है ए ने 75,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद 80,000 के निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद उन्होंने 4,08,800 का लाभ प्राप्त होता है। ए और बी का हिस्सा क्या है? अब लाभ जो हमारे पास है वो
क्या है 75,000 इतना जो लगाया है वो 12 महीना किया है, और 80,000 जो लगाया है वो 7 महीना किया है। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ के अगर दोनों को देखा जाए अनुपात में, तो ये 75,000 लगाया कितना 12 महीना, और ये लगाया 80,000, और ये कितने महीने काम किया, तो ये है 7 महीना। अगर दोनों को काट दिया जाए तो ये हो जाएगा 45, और ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 28, और 45 प्लस 28 लाभ कितना है जो प्रश्न में दिया हुआ है 4,08,800 रुपया, और तो 45 प्लस 28 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 73। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5600 रुपया। अब हमारे पास ए और बी दोनों का हिस्सा ज्ञात करने के लिए कह रहा था। एक का कितना हिस्सा था, तो वो था 45, कितना था 45, तो 45 गुना 5600 करिएगा तो आ जाएगा 2,52,000 रुपया। और उसके बाद अगर हम बी का करते हैं तो ये 28 गुना 5600, ये हो जाएगा 1,56,800 रुपया। सही आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा बी। 40 लीटर मिश्रण में 25% अल्कोहल और 75% पानी है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। अगर अल्कोहल को हम OH और पानी को W से करते हैं, OH कितना है 25% और इसमें कितना है 75%, यानी 1 और 3 के रेशियो है। अगर हम नए मिश्रण, यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाए, कितना मिलाया जाए, तो 10 लीटर पानी मिलाया जाए। इसे कर सकते हैं, ये 10 और ये 30 के रेशियो, इसमें 10 लीटर पानी मिलाया गया तो ये कितना हो गया 40 है, और ये 10 है। अब अल्कोहल का प्रतिशत कितना है, तो टोटल जो हमारे पास है वो ये 10 और ये 40 के रेशियो में आया, या इसे 1 और 4 के कह सकते हैं। तो टोटल 5 हो गया, 5 में अल्कोहल कितना है 1 है, तो इस तरह कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20%। सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 20%। पहले जो है वो अल्कोहल 25% था, अब वाटर 75 क्या था परसेंट था, यानी 1 और 3 के रेशियो में है। अगर इसे हम 10 से गुना कर देते हैं तो 10 और 30 हो जाएगा। इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, ये 40 लीटर हो गया और ये 10 लीटर हो गया, यानी रेशियो 1 और 4 का हो गया। अब टोटल है अगर हमें निकालना है अल्कोहल का प्रतिशत क्या है, तो वो 20%। नेक्स्ट है, मोहित एक काम को 2/3 भाग 24 दिनों में कर सकता है, तो वह उस काम को 1/9 भाग कितने दिनों में करेगा। मोहित द्वारा कार्य जो है 2/3 भाग पूरा करने में कितना दिन, 24 दिन। तो कुल कार्य करने में कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा 24 गुना 3/2 हो जाएगा, 36 दिन लगेगा। कितना 36 दिन लगेगा। अतः मोहित द्वारा कार्य के 1/9 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 36 गुना 1/9 कर दीजिए, आ जाएगा 4 दिन लगेगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, माया एक कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में पूरा करती है और फिर शेष कार्य को सुरेश की सहायता से 4 दिनों में पूरा करती है। माया और सुरेश पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब प्रश्न के अनुसार अगर देखते हैं तो सुरेश की सहायता कितने कार्यों को लिया गया, तो 1 - 7/10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/10, और 3/10 ये दोनों मिल का काम करते हैं कितने दिन में, तो ये करते हैं 4 दिन में। तो माया और सुरेश द्वारा कुल कार्य कितना किया जाए, कितने दिनों में किया जाएगा, तो 4 गुना 10/3 बराबर 40/3 दिन हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 13.1/3 दिन, क्योंकि ये भी 40/3 है। 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 8 और 12 घंटे में भरते हैं। उन्हें पहले पाइप ए से शुरू करते हुए 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है। कितने घंटों में यह खाली टंकी भर जाएगी। यानी अगर हम देखा जाए तो 8 और 12 के क्या करेंगे, LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर ए की बात करते हैं जो 8 घंटे में भरता है, इसकी क्षमता कितनी है 3 है, और इसकी क्षमता क्या है 2 है। ये ए और बी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये 8 और 12 घंटे में भरता है। अब काम पहले ए शुरू करता है, उसके बाद बी करता है, ठीक है ना। तो ए अगर हम शुरू करता है कितना इकाई करेगा, तो पहले 3 इकाई करेगा, फिर बी कितना करेगा 2 इकाई करेगा, दोनों मिलके 5 इकाई करेगा। कितने देर में, 2 घंटे में। तब 520 अगर हम देखा जाए
तो कितने में 2 गुना 4 यानी 8 घंटे तो कार्य हो गया ए और बी मिलके। फिर भी अगर बचा 4 है तो पहले ए करेगा 1 घंटा तो 3 यूनिट हो गया। अब बचा 1 यूनिट और उसको बी करेगा कितने क्षमता से, 2 से, तो हाफ से, यानी 8 1 9 घंटा तो लगा। उसके बाद ये हाफ भी लगा, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा सी 9.5 घंटे। नेक्स्ट है, एक आदमी 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है, तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 7 किलोमीटर की दूरी आदमी द्वारा तय किया गया, कुल है आराम कितना होगा, 6 गुना 7 यानी 42 मिनट तो वो क्या करेगा, आराम करेगा। अब आवश्यक समय जो लगेगा वो पहले 42 मिनट लगेगा, प्लस वो 7 किलोमीटर चल रहा है कितने, 14 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, तो ये होगा 30 मिनट, यानी 42 प्लस 30 मिनट कितना हो जाएगा, 72 मिनट, यानी 1 घंटा 1.1/5 घंटा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 7 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर पर आवर ज्ञात कीजिए। तो माना कि नाव की गति जो है वो x किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति y किलोमीटर पर आवर है, और x प्लस y बराबर दिया हुआ है 35/2 किलोमीटर पर आवर धारा के अनुकूल, और x माइनस y 35/7 दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर धारा के प्रतिकूल। तो यहाँ से हमें x निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, x निकाल देंगे कितना, 35/2 प्लस 35/7/2 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 315/28, यानी आंसर जो हमारे पास आएगा 11.25 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये है। धारा के एवरेज निकाल कर भी करेंगे तो आ जाएगा आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा 11.25 किलोमीटर पर आवर, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा में जय को 35% अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले तो वो कितने पूर्णांक का है उसे x मान लेते हैं। x का 20% प्लस 10 बराबर किसका होना चाहिए, x का 35% में से 20 घटा देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो x गुना 20/100 प्लस 10 बराबर x गुना 35/100 माइनस 20 होगा। इसे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो x के मान आ जाएगा कितना, 200। पास होने के लिए वो कितना अंक चाहिए था उसे, तो 200 का 20% कितना हो जाएगा, 40 प्लस 10 से फेल हो गया तो यानी 10 और जोड़ देंगे, 50 नंबर चाहिए था। और 50 नंबर 200 में कितने परसेंट हो जाएगा, तो 50 गुना 100/200 यानी 25%। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2000 रुपया में शुरुआत में बेचता है तो इसका कोई प्रतिशत लाभ होता है, और 1200 में बेचता है तो उससे उतने ही प्रतिशत की हानि होता है। अगर ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। और कह रहा है 20% के लाभ कमाने के लिए, तो ये 1600 गुना 20 अब बटा 100 कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा 320 रुपया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1600 प्लस 320 यानी 1920 रुपया। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन को 36 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है। पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 36/9 गुना 100 सीधे कर दीजिए, आ जाएगा हमारे पास कितना, 400। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यहाँ पे किया गया है कि 14% लाभ हो रहा है, कितना, पेन का क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो 36 रुपया अधिक में बेचता था। तो 14 माइनस अगर हम 5% तो पहले से लाभ था तो यही 9% आया है,
तो 9% में हो रहा है 36 रुपया, तो 100% में कितना हो जाएगा, तो 36/9 गुना 100, यही क्या हुआ आंसर जो हमारे पास है 400 आता है। अगला प्रश्न है 50,000 के बिल पर लागू 40% की छूट और 36 एवं 4% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले दो क्रमिक छूट निकालिए, तो 36 + 4 - 36 गुना 4/100, ये हो जाएगा कितना 41.44% हो जाएगा जब इसे सोल्व कीजिएगा। अब पहले 40 था, अंतर कितना है 1.44% का अंतर हुआ। अब 50,000 का जो है हमें निकाल देना होगा 1.44%, ये हो जाएगा 720 रुपया। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 3 वर्षों के अंत में 2800 की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 है, इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 पर साधारण ब्याज कितना होगा। 3 साल में कितना है 420 है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 140 है। तो पहले ब्याज दर हमें निकालना होगा, तो ब्याज दर बराबर 140/2800 गुना 100 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5%, और 5% जो कर रहा है कि 3200 रुपया के कितने 3 सालों में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 480 रुपया। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 15,000 रुपये की राशि का 16% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। तो 16% को हम लोग लिख सकते हैं 16/100 बराबर 4 क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं। अब माना कि मूलधन हम 25 के क्यू कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसान होगा, 15,625 कर देते हैं। तो ये 15,625 को अगर हम तोड़ेंगे कितना 4/25 पहले साल में 4/25 का, तो ये कितना हो जाएगा 2500 रुपया हो जाएगा। दूसरे साल में अगर 4/25 देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये भी 2500 रुपया हो जाएगा, और तीसरे साल में भी ये 2500 हो जाएगा। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में इसका भी 4/25 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और ये 400 के भी 4/25 लगेगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और इसका भी 4/25 लगेगा तो ये हो जाएगा 400, और फिर इसका भी लगेगा कितना 4/25, तो कितना हो जाएगा 400। हमारे पास इतने चक्रवृद्धि ब्याज आ गए। अब कह रहा है कि अंतर तीसरे और चौथे साल का, तो अंतर हो जाएगा 2500 + 400 + 400 और +64, ये हुआ तीसरे, और उसमें से अंतर निकालना है कितने 2500 माइनस करना है 2500 + 400, यानी टोटल हमारे पास कितना आ गया, तो 464 आ गया। कितना आ गया 464 हो गया। अब 15,625 इकाई माने थे मूलधन, और दिया हुआ है प्रश्न में कितना 15,000, यानी 1 इकाई बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो 0.96। अंतर कितना आ रहा है 464 इकाई का, तो 0.96 गुना 464 करेंगे, आंसर हो जाएगा 445.44। आंसर यही आ जाएगा बी। नेक्स्ट है एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत भार 60 kg है, यदि कक्षा के शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 0.5 kg की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का भार क्या होगा, तो शिक्षक के वजन हो जाएगा 60 + 31.0.5, यानी 60 + 15.5 यानी 75.5 kg के अगर आदमी आ जाएगा तो भार जो है हमारा हो जाएगा ½ kg औसत बढ़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 संख्याओं का औसत 60 है, यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा औसत में वृद्धि हुई है। तो 21 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 60 है, और प्रत्येक में 20 की वृद्धि की जाए तो औसत में भी 20 की वृद्धि होगी। कितने की होगी 20 की। तो आंसर हो जाएगा डी। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है और गुणनफल का वर्गमूल 26 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्या है, अगर x और y, तो x + y बराबर कितना है 65 है, और √xy यानी गुणनफल का वर्गमूल कितना है, तो वो है 26 है। तो xy बराबर कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा। अब व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, यानी 1/x + 1/y पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा x + y x × y यानी 65/676 यानी 552। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
यदि x प्लस बाई बराबर 36 है तो x माइनस 27 के होल क्यूब प्लस बाई माइनस 9 के होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे दिया गया है, इसे सोल्व करते हैं। x प्लस बाई बराबर 36 है तो पहले इसे तोड़ते हैं। x माइनस 27 के होल क्यूब प्लस बाई माइनस 9 के होल क्यूब, इसे लिख सकते हैं 36 माइनस बाई माइनस 27 के होल क्यूब प्लस बाई माइनस 9 के होल क्यूब, यानी 9 माइनस बाई के होल क्यूब माइनस 9 माइनस बाई के होल क्यूब, यानी ये आ रहा है कितना, 0 के बराबर आ रहा है। ऑप्शन हो जा रहा है डी। सोच रहे होंगे कि 36 माइनस बाई कैसे किए, तो यहाँ पर x प्लस बाई बराबर 36 दिया हुआ है तो x बराबर जो हो जाएगा 36 माइनस बाई, यही मान रखे हैं। नेक्स्ट है, एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 22 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो अर्धगोला है, उसका अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसका कहा जाए ये 2 है, ये 3 है, अगर इसे 11 से गुना करते हैं तो ये 22 सेंटीमीटर आ जा रहा है, और इसे भी 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर होगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15,625 रुपया की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 21,952 रुपया हो जाएगा? तो मूलधन दिया हुआ है 15,625 दिया हुआ है, मिश्रधन हमारे पास कितना हो रहा है 21,952 रुपया। 3 साल के लिए घनमूल कितना हो जाएगा? तो अगर 3 के इसको कर देते हैं 1525 अगर करेंगे 15,625 तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये 25 आता है, और इसका अगर हम घनमूल करते हैं 21,952 के तो आता है 28, यानी दोनों का अंतर कितना है 3 का। तो 3/25 गुना 100 कर देंगे तो हमारे पास ये जो 12% आएगा वही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है रीजनिंग सेक्शन से। 49 की कक्षा में प्रारंभ से x का स्थान 18वीं है, अंत में उसका स्थान क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 49 है, और जो कह रहा है प्रारंभ से x का स्थान 18वीं है, यानी प्रारंभ से अगर देखा जाए तो 18वीं है, यानी इधर 17 हो गया, इधर 18वीं है, तो अंत से उसका स्थान कितनी हो जाएगी? तो आप सिंपल सी कर दीजिए 49 माइनस 18 प्लस 1, यानी 50 माइनस 18 बराबर हो जाएगा 32। इधर जो आ जाएगा वो 32 हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। एल से जो है वो एफ गया है, कितना हो रहा है, -6 हो रहा है। एफ से जेड गया है, कितना हो रहा है, -6 -6 के ये सीरीज चल रहा है, तो एन से -6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखते हैं ओ से एल गया, कितना गया, -3, ओ से एल -3, एल से आई गया -3, आई से एफ गया आई से सी -3, और सी से जो हमारे पास -3 आएगा वो होगा जेड। तो इस तरह अगर आप सोल्व कीजिएगा, और जी से एच गया है तो वो +1 गया है, तो आप आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा CHZL, यानी के से +1 करेंगे तो क्या होगा, वो होगा एल। नेक्स्ट है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यहाँ पर B C रखिएगा तो हमारा जो सीरीज बनेगा BBCCA, इस तरह का हमारा सीरीज बनेगा। CCAA बनेगा, AABBC बनेगा, BBCCA बनेगा, इस तरह का सीरीज बनेगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें के दाएं 7वां होगा? तो बाएं से 13वें, दाएं से 7, कितना हो जाएगा, टोटल बाएं से 20 हो जाएगा। तो 20वां अक्षर जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, टी होता है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी। ए बी का भाई है, ए जो है वो क्या है, बी का भाई है। सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है। डी जो है सी की बहन है, सी की बहन कौन है, डी है। और ई जो है वो डी की माँ है, डी की माँ है। तो बी और ई में क्या संबंध है? तो ये हमारे पास हो जाएगा कि बी ई का पोता या पोती है। ऑप्शन हो जाएगा ए, पोती। 2:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा?
तो कोण बराबर एक फार्मूला होता है 60H प्लस माइनस 11M बटा 2 होता है। आइए H बराबर 2 और M बराबर 20 रखेंगे तो 60 गुना 2 माइनस 11 गुना 20 बटा 2 हो जाएगा 120 माइनस 220 बटा 2 यानी माइनस 100 बटा 2 यानी माइनस 50 डिग्री। ये माइनस में नहीं होगा क्योंकि ये मोड में ये फार्मूला होता। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा बी, चांद ग्रह। आकाश में तारे, स्टेडियम में खिलाड़ी और विश्वविद्यालय में विद्यार्थी होते हैं, लेकिन चांद में ग्रह नहीं होते हैं। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो अगर हम देखा जाए तो एक तो आता है आई और एम के बीच में उतने ही अक्षर है 3 जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में है, और एक पी और एम के बीच में, पी और एम के बीच में, और एक आता है आई और सी के बीच में। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 3। एक आदमी ने महिला का परिचय दिया और बताया कि उसकी माँ के पति की बहन मेरी मौसी है। महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरी बहन। मुकेश पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चला। पश्चिम दिशा की ओर कितना चला? 20 मीटर चला। उसके बाद वो दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। कहाँ मुड़ा? वो दाएं मुड़ता है और वो यहाँ पर चलता है 30 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और फिर 20 मीटर चला। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो 20 और 30 और 20 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? ये अगर इस तरह जोड़ते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर से देखते हैं तो आरंभिक दूरी से कितना है? 30 मीटर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दी गई आरेख में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? आइए देखते हैं। 8 प्लस 4 कितना होगा? 12। 12 4 7 कितना हो जाएगा? प्लस में करेंगे तो 19। 19 से 6 कितना आ जाएगा? 25। अब 25 का अंडर रूट करेंगे तो ये 5 20 वाला आ जा रहा है। इसी तरह 12 8 20 9 29 और 7 36। 36 के अंडर रूट करेंगे तो 6 आ जा रहा है। अब जोड़ देंगे 16 प्लस 10 प्लस 14 प्लस क्या होगा? 9 बराबर ये 49 है। इसको अंडर रूट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास है वो ए होगा। एक ठोस घन को 2 समीपवर्तीय भुजाएं लाल रंग से रंगी होती है और इन भुजाओं को ठीक विपरीत काले रंग से रंगी होती है। शेष भुजाएं हरे रंग से रंगी होती है। उसके बाद के इसे 64 छोटे खानों में बदल दिया जाता है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 3 सतह रंगीन है? तो रंगे हुए 3 सतहों वाले घनों की संख्या जो होगी वो 8। रंगे हुए 2 सतहों वाले घनों की संख्या होगी 12 इंटू n माइनस 2। रंगे हुए एक फलक वाले घनों की संख्या का फार्मूला है 6 गुना n माइनस 2 के स्क्वायर। अब बिना रंगे हुए फलक वाले घनों की संख्या का फार्मूला होता है n माइनस 2 के होल क्यूब। आंसर पूछ रहा है कि इसे कितने घन है जिनके केवल 3 सतह है? तो 3 सतह का आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि ए बराबर 26, सन बराबर 27 तो कैट बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ सभी अक्षरों के उल्टा करके जोड़ा गया है। ए का अगर 1 होता है तो इसे जेड करके ये 26 किया गया है। उसी तरह एस का मान जो होता है वो 19 होता है और एस का जो उल्टा होगा वो एच होगा। इसका मान कितना है होगा? ये है 8। उसी तरह यू का 21 होगा, इसका उल्टा एफ होगा। एफ का मान जो होगा 6 होता है। एन का उल्टा 14, एन का मान 14, इसका उल्टा एम होगा तो ये 13 होगा। यानी 8 प्लस 6 प्लस 13 करके ये क्या किया गया है? 27 बनाया गया है सन का। अगर हम कैट को देखेंगे तो सी का उल्टा जो होता है वो क्या होगा? एक्स होगा और एक्स का मान होता है 24। ए का जेड होगा, इसका मान होता है 26। टी का जी होगा, इसका मान होता है 7। जोड़ेंगे 57 आएगा। आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी। ए बी सी डी ई एफ जी एच में से कौन सा अक्षर डी के बाएं, दूसरे के तुरंत बाएं के दाएं, चौथा के तुरंत बाएं के बाएं दूसरा होगा? यानी आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा बाएं के लिए माइनस एंड दाएं के लिए प्लस। यानी डी माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा डी माइनस 2 बराबर बी। आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अच्छे से, तो इस तरह के बाएं के लिए माइनस लीजिएगा और दाएं के लिए प्लस कीजिएगा तो डी माइनस 2 पी आएगा। यदि ए बी के दक्षिण में है, यदि ए जो है वो बी के दक्षिण में है
और सी बी के पूरब में है। सी जो है बी के पूरब में है और डी सी के दक्षिण में है। दक्षिण में समान दूरी पर है तो बी के दक्षिण पूरब में, यानी दक्षिण और पूरब में कौन स्थित है, तो वो है डी। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। नीचे दिए गए विकल्पों में विषम शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहमत। सहमत को छोड़कर अन्य विकल्प सकारात्मक अर्थ रखते हैं। दिए गए प्रतिरूप में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा, तो फर्स्ट कॉलम में देखिए 7 गुना 3 गुना 2 करते हैं तो 7 दूनी 42 हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम में 3 गुना 4 गुना 7 चौक कितना 84 हो रहा है। 10 गुना 7 70 और 70 दूनी अगर हम 2 करते हैं तो 140 आ जाता है। आंसर होगा ए। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का संबंधित संख्या को चुनिए। 21:3 समानुपात 574, यानी 21 भागा 7 अगर करते हैं तो 3 होता है, तो 574 भागा 7 करेंगे तो कितना होगा 82। आंसर होगा सी। दिए गए 4 शब्दों में वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन से ट्रांसमिट को नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि मूल शब्द में अक्षर एम मौजूद नहीं है। आंसर होगा सी। संध्या और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है और 3 वर्ष पूर्व अनुपात 1:4 था, तो 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, हमें ये निकालना है। यानी प्रश्न में कह रहा है कि अगर x और y रेशियो है वर्तमान में तो कितना है 1/3 है। 3 वर्ष पहले यानी x - 3 बटा y - 3 बराबर कितना हो जा रहा है 1/4 हो रहा है। निकालना क्या है x + 3 बटा y + 3 जो है हमें निकालना हो। तो ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है। इन दोनों को जब हल कीजिएगा तो x का मान जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब y का मान आ जाएगा कितना 27 आ जाएगा और 3 वर्ष बाद है तो इसका 12 है और इसका जो है कितना होगा 27 और 3 कितना होगा 30 हो जाएगा। यानी 12 और 30 के किया जाए तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, ये 5 यानी 2/5 आ जाएगा रेशियो। आंसर जो हमारे पास है वो बी होगा। दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए किलोग्राम द्रव्यमान से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पास्कल खाली स्थान से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए दाब है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। वह विकल्प चुनिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे नीचे दी गए सेट की संख्याएं 4 18 16। तो 8 माइनस अगर 4 करते हैं उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाता है। उसी तरह अगर विकल्प ए को देखते हैं तो 24 - 20 के स्क्वायर करते हैं यानी 4 के स्क्वायर, ये 16 आ जा रहा है। आंसर हो जा रहा है वो है ए। प्रश्नवाचक स्थान पे आने वाली संख्या कौन है, आइए देखते हैं। अगर 1 के अगर हम क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 के अगर हम क्यू करेंगे तो 8 आएगा। 3 के क्यू करेंगे तो 27। 5 के क्यू करेंगे तो 126। 6 के क्यू करेंगे तो 216। तो यहाँ होगा 4 के क्यू, आ जाएगा आंसर 64, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न में प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेगा कि कौन सी संख्या है, तो W से क्या करेंगे -2 करते हैं तो U आ रहा है। U से -2 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है S आ रहा है। S से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q। इसी तरह से कीजिएगा, F से C गया है तो -3, C से Z गया है -3 और Z से W जाएगा तो -3। आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो W - U कितना 2 माइनस करेंगे तो U आएगा। इसमें से -2 करेंगे तो S होगा। S में से -2 करेंगे तो Q, Q में से -2 करेंगे तो O होगा। सभी में -2 करेंगे फिर V में, तो V -2 करेंगे तो T होगा। T में -2 करेंगे तो R होगा। R में से -2 करेंगे तो P में से -2 करेंगे तो N होगा। जब सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा D। एक निश्चित कूट भाषा में फेमस को इस तरह लिखा गया है, तो फिंगर को इस तरह लिखा है। उसी कूट भाषा में इन्वेस्ट को क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखे FAMOUS, उसे लिखा गया है AFOMSU लिखा गया है। आप देख सकते हैं ए को यहाँ, को यहाँ, M को यहाँ इधर और इधर इधर इस तरह किया गया है। उसी तरह इन्वेस्ट को कर दीजिए INVEST, ये हो जाएगा N, यहाँ हो जाएगा I, यहाँ हो जाएगा E, यहाँ हो जाएगा V, यहाँ होगा T, यहाँ होगा S। आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा D। यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011 को सप्ताह में
कौन सा दिन होगा? 21 जून। शताब्दी यहाँ पर कितना है? 6 है। महीना कितना हो रहा है? 5 है। लीप ईयर कितना है? महीना 5 लीप ईयर 2 है। तो हमें विषम दिनों की संख्या निकालना है। तो 21 + 5 + 6 + 11 + 2 लीप ईयर आ रहा है, बटा 7 से भागा देंगे, ये होगा 45/7, यानी शेष 3 दिन हो जाएगा। तो गुरुवार था, गुरुवार के 3 अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो वो हो जाएगा मंगलवार। आंसर हो जाएगा डी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को सही क्रम को दर्शाता है, जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि @ का अर्थ योग है, परसेंटेज का अर्थ गुना है, डॉलर का अर्थ भाग है, हैशटैग का अर्थ घटाना है, तब निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसे प्रश्न का अनुसार सजाएंगे तो 29 + 128 भागा 16 × 7 - 22। बोर्ड मास से हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 63। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक के प्रतिस्थापित कर सकती है। 237 में से माइनस चला गया है 41, तो 196, इससे 41 कीजिएगा माइनस, तो यह 155, 155 में से -41 कीजिएगा 114, 114 में से -41 कीजिएगा तो आएगा कितना? 73। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कथन का एवं निष्कर्ष का। कुछ कार जो है, कुछ हमारे पास कार है, वो क्या है? वो रॉकेट है। कुछ कार जो है हमारे पास रॉकेट है। नेक्स्ट कह रहा है कथन में सभी जो रॉकेट है वो क्या है? तो वो है हमारे पास इंजन है। ये इंजन हो जाएगा, ये रॉकेट हो जाएगा और ये कार हो जाएगा। निष्कर्ष निकालते हैं। तो आइए, कुछ इंजन रॉकेट है, बिल्कुल सही है, और कुछ इंजन कार है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष के है। कुछ जो है वो केले, वो क्या है? आम है। कुछ केले जो क्या है? आम है। दूसरा कह रहा है कुछ आम जो है वो क्या है? बिल्लियां है। यानी ये हो जाएगा बिल्लियां, ये हो जाएगा आम और ये हो जाएगा केले। तो आइए, सभी बिल्लियां जो है वो केले हैं, सभी बिल्लियां जो है वो केले हैं, गलत है। कुछ बिल्लियां आम है, ये सही है। आंसर होगा बी। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान में आकर दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। 14 + 3 करेंगे तो 17, 17 + 6 करेंगे तो 23, 23 + 9 करेंगे तो 32, 32 + 12 करेंगे तो 44, 44 + 15 करेंगे तो कितना होगा? 59। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, इस श्रृंखला को कैसे पूरा किया जाएगा? तो 7 से 16 कितना है? 9, 16 से 40 के अगर देखा जाए तो 24, 40 से 84 हो जाएगा 44, और 84 से जो हमारे पास जो जाएगा वो कितना आएगा? पहले इस सीरीज को भी देखना। 9 से 24 गया है तो वो 15 है, 24 से 44 गया है 20 है, तो अगला क्या होगा? 25, यानी 44 प्लस क्या हमें जोड़ना होगा? 25 हो जाएगा 69, यानी 84 में से 69 जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर जो 153 आएगा वो आ जाएगा रिक्त स्थानों में। आंसर हो जाएगा डी। 5 वाहनों ABCDE और ई में से डी का माइलेज बी और सी से अधिक है। डी का जो माइलेज है वो बी और सी से अधिक है। ए का माइलेज जो है वो बी से कम है। ए का जो माइलेज है वो बी से कम है, लेकिन सी से अधिक है। सी से अधिक है, चलिए ऊपर कर दिए हैं। ई का माइलेज जो है ए से अधिक है। ई का माइलेज है जो ए से अधिक है, लेकिन बी से कम है। बी से कम है। इन पांचों में से किस वाहन का माइलेज सबसे अधिक है? तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन सी। अगर दक्षिण पूरब, अगर दक्षिण और पूरब इधर है वो क्या बन जाए? उत्तर हो जाए। यानी यहाँ पर आके ये इधर बन जाए तो उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए। उत्तर और पूरब यहाँ वो कितना बन जाएगा? तो वो बन जाएगा यहाँ पश्चिम बन जाता है। तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम ये वाला कहाँ बन जाएगा? तो ये पूरब बन जाएगा। ऑप्शन जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा सी। कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा उसके पिता यानी कपिल के पिता क्या हो? कपिल के कोई ये पिता है, उसके पिता मेरे पिता के पिता की बेटी, यानी जो हम कोई आदित्य है उसके पिता के पिता की बेटी के पति, यानी पिता की जो कोई होगी बहन होगी,
कि बेटी के पति है कौन? वो है कपिल के पिता। आदित्य के पिता और कपिल की माँ से क्या संबंध है? तो आंसर हो जाएगा डी, भाई का। क्या है? चीज़ का है? आदित्य के पिता का और कपिल की माँ से संबंध जो होगा वो भाई का होगा, क्योंकि इसी के बहन से शादी हुआ है आदित्य के पिता का। नेक्स्ट है कथन एवं निष्कर्ष का। सभी कबूतर कौवे हैं। ये क्या है? कबूतर है, और सभी कबूतर जो क्या है वो है कौवे है। ये कौवे हो जाएगा और ये कबूतर हो जाएगा। कोई कौवा जो है वो पक्षी नहीं है। कोई भी कौवा जो है वो पक्षी नहीं है। तो इसका जो आता है कुछ कौवे कबूतर है, कुछ कौवे कबूतर है, बिल्कुल सही है। कुछ कबूतर पक्षी है, नहीं, कोई कबूतर पक्षी नहीं है, सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है कौवा की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां और बी दाएं से 9वां है। अपनी जगह आपस में बदलने पर ए बाएं से 15वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने कौवे हैं? ए कह रहा था बाएं से 10वां है, और बी जो है वो क्या था? ये 9वां था। जब पंक्ति में स्थान बदलता है तो ये हो जा रहा है 15वां। ये जो हो रहा है बाएं से 15वां हो जाए, तो इन दोनों के बीच में क्या है? तो कुल कौवे बराबर हो जाएगा 15 प्लस 9 और माइनस 1 बराबर हो जाएगा 24 माइनस 1 यानी 23। आंसर हो जाएगा डी। नीचे पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया। जब संख्या 4 पासे के निचली सतह पर है तो बताए कि ऊपरी सतह पर कौन है। यहाँ पर हमें देखना है क्या है कि 2 आंकड़ों में स्पष्ट हो रहा है कि 2, 3, 5 और 6 एक के विपरीत दिखाई नहीं दे सकते, इसलिए 4 एक के सामने दिखाई देंगे। दोनों में कॉमन 1 1 है, और 1 के विपरीत तो 3, 2, 5, 6 तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो बचा कौन? 4। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उपयुक्त संख्या आएगी, हमें ये देखना है। यहाँ पर क्या किया गया है कि 5 के स्क्वायर और एक क्या है? ये 9। तो 9 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के अगर हम अंतर करते हैं तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 56। ये बराबर हो जाएगा 9 9 कितना होता है? 81 या माइनस 25 कितना हो जा रहा है? 56 के बराबर। तो ये हमारे पास 56 आ रहा है। इसी तरह 5 और 8 के स्क्वायर में अंतर करेंगे तो 39, 9 और 8 के स्क्वायर में अंतर करेंगे तो 17 आएगा। सभी आकृति में इसी तरह का वर्णन किया गया है। इसी में देखते हैं कि इसमें 9 और 3 के 6, यहाँ पर क्या है? 6 है। 6 और 3 के स्क्वायर में अंतर करेंगे तो जो हमारा आएगा वही हमारा अंतर आएगा। 6 के स्क्वायर होगा 6 6 36, 3 के स्क्वायर होगा 9, तो 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 27। यही हमारा यहाँ पर आ जाएगा 27। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पैटर्न को पूरा करने वाले आकृति को पहचाने। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चौथा। अगला है वैकल्पिक विकल्प का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आंकड़ों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक दूसरे में लगाए जाने पर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा बी, 2 4 5, 2 4 और 5। निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज प्रोफेसर को, त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को और आयत मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शाता है। तो कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी है को किससे दर्शाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे पास ये हम आ रहा है कौन सा? डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 4 विकल्पों में उस चित्र का चयन करें जो मैट्रिक्स को पूरा करेगा, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथा। ये मैट्रिक्स को पूरा करेगा। निर्देश निम्नलिखित में से किस उत्तराकृति द्वारा प्रश्नाकृति पूरी होती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दी गई आकृति रेखाकृतियों में से कौन सी बिल्कुल सही दर्पण का प्रतिकृति होगी जबकि दर्पण MN पे रखा गया हो? कहाँ रखा गया? यहाँ पे रखा गया होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा? तो वो हो जाएगा सी। निर्देश किस उत्तराकृति में प्रश्नाकृति निहित है? प्रश्नाकृति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 विकल्पों में से दिए गए आंकड़े x का सही पानी का छवि चुने। पानी का छवि चुने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। जो ये हमारे पास ऑप्शन 2 है, ये x का छवि होगा ऑप्शन 2। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है।
वाहन कहाँ रहता है? गैराज में। घोड़े कहाँ रहता है? अस्तबल में। आंसर हो जाएगा डी। यह था बिहार इंटर स्तरीय एडिटोरिया वॉल्यूम 2 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।